हेलो 9th क्लास विद्या अकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे? आज इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन। किसका? पहला चैप्टर किससे रिलेटेड है? फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति का जन्म क्यों हुआ था, पर्पस था इसका, तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति को समझने के लिए, इसका जन्म क्यों हुआ था, तो ये 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज की घटना है। इसमें हमारा जो समाज है वो 3 स्टेट में बटा हुआ था। कौन सी स्टेट में? 3 स्टेट में बटा हुआ था। पहला स्टेट कौन सा था? पादरी वर्ग। दूसरा कौन सा था? कुलीन वर्ग। तीसरा कौन सा था? तृतीय स्टेट। पादरी वर्ग जो चर्च वगैरह होते थे, वो सारी चीजें आती थी उसके अंदर। दूसरा कौन सा था? कुलीन वर्ग जो काम वगैरह करते। तीसरा कौन सा था? इसमें व्यवसायी आते थे, व्यापारी आते थे, है ना। अदालती, कर्मचारी, वकील, किसान, छोटे किसान, भूमिहीन। भूमिहीन कौन होते हैं? जिनके पास खुद की कोई जमीन नहीं है, वो भूमिहीन होते हैं। दूसरे की जमीन पर काम करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? नौकर, सर्वेंट, है ना, ये सब चीजें। इस वजह से यहाँ पर ये पूरी चीजें जो है यहाँ बटी हुई थी। यहाँ पर 2 तरह के करों की बात भी करते हैं। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर 2 तरह के कर की बात भी करते हैं। तो पहला कर कौन से? अगर पहला कर की बात करोगे तो था टाइड, और दूसरा कौन सा था? टाइल। एक होता था धार्मिक कर जो धर्म के नाम पे जाता था, और एक होता था प्रत्यक्ष कर जो कि सीधा जाता था। जैसे मान लो हम जो टैक्स देते हैं, हम कैसे देते हैं? हम इनडायरेक्ट वे में देते हैं। हम सामान खरीदते हैं, सामान खरीदने के बाद हम सामान के ऊपर क्या लिखा था? इंक्लूसिव लिखो, है ना। तो इसका मतलब सामान के ऊपर हम टैक्स पे कर रहे हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जैसे हम कोई भी, जैसे हम टैक्स पार कर रहे हैं, जैसे हम जैसे मान लो कहीं रास्ते में जा रहे हैं और हमने टोल पार किया, तो उस टोल पे हम क्या दे रहे हैं? टैक्स दे रहे हैं, तो उसको टोल टैक्स बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर जो है वो बेस्ड है। इसी चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? निरकुश राजतंत्र। निरकुश राजतंत्र मतलब जहां पर किसी राजा का शासन होता है। किसका शासन होता है? राजा। फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था। किसका था? बुर्बो। बुर्बो, हाँ। और लुई 14 ने अनेक युद्ध लड़े तथा फ्रांस की सीमाओं को अत्यधिक विस्तार किया। उन्होंने युद्ध लड़े, मान लो अभी फ्रांस मान लो इतना छोटा सा है, ठीक है, उन्होंने दूसरे क्षेत्र से युद्ध लड़े, अपने कब्जे में ले लिया, फिर दूसरे से लड़े, फिर अपने कब्जे में ले लिया, फिर तीसरे से लड़े, फिर अपने कब्जे में ले लिया। तो वो क्या हो गया? बड़ा होता चला गया। भी मान लो छोटा सा क्षेत्र है, तो वो क्या करता जा रहा है? युद्ध लड़ता जा रहा है, युद्ध लड़ता जा रहा है, युद्ध लड़ता जा रहा है। फाइनली क्या होगा? वो अपने कब्जे में हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और चीज अपने कब्जे में हो जाएगी। फ्रांस को यूरोप में सर्वाधिक शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित किया। फ्रांस को क्या कर दिया? यूरोप में एक शक्तिशाली देश बना दिया। लुईस 14 कहाँ कहाँ करता था? क्या कहता था? मैं ही राज्य हूँ। कहता था मैं ही हूँ जो हूँ, मैं ही राज्य हूँ। इसके द्वारा निरकुंश राजतंत्र की स्थापना की गई। उसने राजा के दैविक अधिकारों के सिद्धांतों का क्या किया? प्रतिपादन किया। लुईस 15 अत्यधिक विलासी तथा दूरदृष्टि शासक था। मतलब विलासी मतलब बहुत विलासिता, मतलब लंबे समय जो चीज मतलब पीछे से चली आ रही है ऐसा, और दूर की दूरदर्शी, ज्यादा दूर का नहीं सोचता था वो, ज्यादा दूर का सोचने वाला इंसान नहीं था वो। तो जो चाहिए अभी चाहिए, जो करना है अभी करना है, आगे क्या होगा इसकी कोई चिंता नहीं। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि जो लुई 16 है वो फ्रांस की राजगद्दी पे क्या हुआ? आसीन हुआ। और लुई 16 भी एक निरंकुश तथा अत्याचारी शासक था। जनता इस कारण से लुई 16 से क्या हो गई? नाराज हो गई। ये लोग कैसे हैं? अगर देखा जाए तो उनको कुछ भी विलासिता से तो मिला नहीं है, पीछे से तो मिला नहीं, जो भी किया उन्होंने हमला करके कब्जा करके हासिल किया। जब इन्होंने हमला करके कब्जा करके हासिल किया तो ये लोग कैसे बने? अत्याचारी, अपने फायदे के बारे में सोचने लगे। ठीक है, इस तरह की इनकी कहानी। उसके बाद क्या हुआ भाई? जैसे कि हर इंसान को एक जीवन साथी की जरूरत होती है, इसे भी जीवन साथी की जरूरत हुई। उसने क्या करा? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से विवाह कर लिया। लुई 16 का विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट एंटोनेट से हुआ था। उस समय यह उसकी उम्र केवल 20 साल की थी। बहुत अच्छी उम्र थी, 20 साल की उम्र में शादी हो रही है, वरना तो उसके बाद तो इंडिया ने कितना कुछ झेला, बाल विवाह झेला, छोटी उम्र में शादी झेली, फिर इनका तो फिर 20 साल में विवाह हो रहा है। ऑस्ट्रिया फ्रांस का शत्रु राष्ट्र। ऑस्ट्रिया क्या था? फ्रांस का शत्रु राष्ट्र। शत्रु कौन होता है? एनिमी, दुश्मन। इस कारण से फ्रांस की प्रजा राजा द्वारा ऑस्ट्रिया की राजकुमारी के साथ विवाह से नाराज हुई। फ्रांस की जो राजा है, जो फ्रांस के राजा कौन है? लुई 16, उन्होंने ऑस्ट्रिया की रानी से शादी कर ली। तो जो फ्रांस के लोग हैं वो राजा से क्या हो गए? और ज्यादा खफा हो कि जो हमारा दुश्मन है उसकी बेटी से आप शादी कैसे कर सकते हो? ये पर्पस उनका रहा। उसके बाद आगे की बात करें, आगे क्या है? तो रिक्त राजकोष। राजकोष क्या होता है? जैसे आपके घर में पिगी बैंक होता है,
आप मम्मी से पैसे लेते हो, उसमें डालते हो, तो क्या है, पैसा जमा करने का एक पर्पस है या एक पैसा रखा हुआ आप लोगों का राजकोष है। तो जहां पर जनता के द्वारा जो भी पैसा आता था वो सारा का सारा राजकोष में जमा, जो भी टैक्स इकट्ठा हो रहा है, जनता जो भी पैसे दे रही है वो सारा किस पे जा रहा है, राजकोष में जा रहा है। तो राजकोष में जा रहा है तो वो क्या होगी, खाली होगी, रिक्त हो गया। कैसे, राज्यारोहण के समय फ्रांस का राजकोष खाली था। राज्यारोहण मतलब जब राज्य बढ़ रहे थे, आक्रमण हो रहे थे, युद्ध चल रहे थे, तो उस टाइम पे फ्रांस का राजकोष बिल्कुल खाली था। इसके कारण लंबे समय तक चलने वाले युद्ध थे, वही ना बात। इसका कारण क्या था, जो लंबे समय तक युद्ध चल रहे थे, जैसे मान लो मैं लड़ती जा रही हूँ, उस लड़ाई के लिए मुझे खर्चा भी तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो वही चीज, उस लड़ाई के लिए क्या होने लगा, खर्चा होने लगा। अब खर्चा होने लगा तो जब खर्चा होता है तो उससे क्या होता है, पैसा तो लगेगा घर से ही। अब हम मान लो अगर एग्जाम्पल हम कहीं पर जाते हैं, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं शादी में जाते हैं, पिकनिक में जाते हैं, कंटिन्यू हम पिकनिक पे जाए जा रहे हैं, कंटिन्यू हम शादी पे जाए जा रहे हैं, तो जो पैसा है वो कहाँ से निकलेगा, घर से निकलेगा। घर क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, अगर डलेगा नहीं तो, और क्योंकि युद्ध हो रहे हैं, इनकम तो कहीं से हो नहीं रही, खाली हो जाएगा राजकोष। ऐसे ही हुआ, इन युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन क्या हो गए, नष्ट, इनकम सोर्सेज जो है वो खत्म हो गए। वर्सराय का महल, फ्रांस, अगला टॉपिक है वर्सराय का महल। फ्रांस की राजधानी पेरिस से 12 मील की दूरी पर एक वर्सराय का बहुत बड़ा विशाल महल, जहां हजारों की संख्या में नौकर थे। राज दरबारों की शानों में शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ अलग था वहां पे। भाई अब महल है, मेंटेनेंस है, महल है तो महल को तो महल की तरह रखेंगे ना, इसको फिजूल खर्ची नहीं बोलते हैं, इसको तो मेंटेनेंस बोलते हैं। बट ठीक है। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के फ्रांस के द्वारा सहायता, क्या चीज है यहाँ पे, यहाँ पर ये चीज है कि जो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस द्वारा सहायता, मतलब अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में जो अमेरिकी के लिए स्वतंत्रता की डिमांड कर रहे, संग्राम कौन होते हैं, संग्राम कौन होते हैं, जो अपनी फ्रीडम के लिए डिमांड कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, अपनी फ्रीडम के लिए डिमांड कर रहे होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, फ्रांस द्वारा उनको सहायता दी जा रही थी। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी। क्या, दोबारा रिपीट कर देते हैं एक बार, क्या मैम समझ नहीं आया। यहाँ पर, यहाँ पर जो ये लुई 16 है, इसके शासन काल में फ्रांस ने, देखो पेन भी चला देते हैं थोड़ा सा, ये जो लुई 16 है, के शासन काल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता की। उपनिवेश क्या होते हैं, जैसे मान लो बड़ा सा राज्य है, उसके छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूट करके पार्ट बना देना, तो वो क्या, उसके उपनिवेशवाद है। एक राज्य के ही पार्ट, उनके 13 उपनिवेशों को क्या कर दिया, आजाद कर दिया, उसमें हेल्प करी। उसके बाद इस युद्ध के चलते समय, चलते फ्रांस अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया। तो ये सब एक्टिविटी करने में क्या हुआ, फ्रांस की कंडीशन और खराब हो गई, है ना, और खराब हो गई, तो उसको कर्जे में, कर्जे के बोझ के नीचे दब गए। क्योंकि उपनिवेश अगर आजाद कराएगा तो ऑब्वियस सी बात है अपने अंडर में ले, यही कहानी आ गई ना यहाँ पे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसके बाद क्या है, फ्रांसीसी सरकार द्वारा करों में वृद्धि। देखो, जब कोई चीज युद्ध के लिए लड़ती है, अब युद्ध के लिए जब कोई चीज लड़ रही है, तो वो क्या करेगी, कर्जा लेगी। कर्जा लेगी तो उधार, मतलब उधार ले लिया उसने, तो वो क्या कर रही है, करों में वृद्धि करेगी, कर्जा उतारेगी कहां से, वैसी बात है, उसने इसका प्रेशर किस पे डाला, जनता पे डाला। और जनता से क्या कर रही है, कर्ज ले रही है बहुत ज्यादा। क्या कर रही है, कर्ज ले रही है, बहुत ज्यादा कर्ज ले रही है, सॉरी जनता से क्या ले रही है, कर ले रही है, क्या ले रही है, कर, टैक्स बढ़ा दिया उन्होंने जनता के ऊपर। टैक्स का बर्डन होते ही क्या हुआ, सरकार से कर्जा दर का 10% ब्याज की मांग करने लगी। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिन दिन बढ़ाते जा रहे हैं और कर्ज को चुकाने के लिए मजबूर थी, इसलिए नियमित खर्चों जैसे सेना की रखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि को बाध्य होगी। समझ आया होगा। नेक्स्ट क्या है, सामाजिक असमानता फैल गई। मैंने आपको बताया था कि 3 स्टेट में डिवाइड है, ठीक है, तो 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा। तो टॉपिक हमने पढ़ा, ये जो अभी हमने सारा पढ़ा है ना, ये क्या है, ये किस पार्ट है, ये सारा का सारा अगर मैं बोलूं तो ये सिर्फ हमारी जो ये है, फ्रांसीसी क्रांति क्यों शुरू हुई, क्या रीजन था, तो आपको इसी में मिल जाए। लेकिन देखो एनसीईआरटी में कुछ भी अवेलेबल नहीं है ना, तो इसलिए इस तरह से नोट्स बना के पढ़ाया गया। 18वीं शताब्दी का जो पहला क्वेश्चन है, असामाजिक असमानता, वो क्यों थी, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज 3 भागों में बटा हुआ था, जो सबसे पहले मैंने क्लास शुरू होने से पहले क्या समाज थे। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था, कौन सा था, पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग,
तो तीसरा कौन सा था, वकील, व्यापारी, व्यवसाय, सब आते थे। फर्स्ट प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट, है ना। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो तीसरे स्टेट के लोगों पे हो रही है। देखो चर्च पे तो कोई प्रेशर बचेगा नहीं, है ना। कुलीन वर्ग तो वैसे भी नहीं। किसमें मचा, जो व्यापारी वर्ग है, जो व्यवसायी वर्ग है, उसपे करों का बोझ ज्यादा बना। कई बात समझ में। तो यहाँ पर तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। और वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन समाज व्यवस्था का अंग थे। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। मैंने बताया कि भूमिहीन लोगों की संख्या ज्यादा थी, जिनके पास अपनी जमीन ही नहीं थी, तो उन लोगों की संख्या ज्यादा थी। और जिनके पास जमीन कम, जिनकी खुद की जमीन होती थी, वो बहुत कम होते थे, तो उनको टैक्स देना पड़ता था। लगभग 60% जमीन पर कुलीन, देखो जमीन है 100 गज की, ध्यान सुनना, जमीन है 200 गज की, तो लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार। तो बचा कितना, 40। 40 में से भी क्या कर रहे हो, टैक्स ले रहे हो। बारे बचा क्या, कुछ नहीं, जनता की हालत बर्बरता से जैसी हो गई थी। इसके बाद यहाँ पर प्रथम दो स्टेट्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्रथम दो स्टेट्स की अगर बात करें, तो यहाँ पर प्रथम दो स्टेट कुलीन वर्ग, एक पादरी वर्ग के लोग कुछ विशेष जन्मना प्राप्त है। जैसे उनको लगता है ना कि हम जैसे मान लो अगर कोई बच्चा चर्च वाले घर में, मतलब किसी के घर में पैदा हो गया एग्जाम्पल, तो वो एकदम जैसे पंडित लोग नहीं होते, वो अपने आप को ज्यादा श्रेष्ठ समझते हैं, तो उस टाइम पे भी ये सब चीजें होती है ना। राज्य दो दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग के विशेष अधिकार क्या थे, वो सामंती विशेष अधिकारों में शामिल थे, वह किसानों से सामंती कर वसूल करते थे। तो कुलीन वर्ग का काम क्या था, कर वसूल करते, है ना। जैसे मनसबदार हो गए, वो क्या करते थे, कर वसूल करते। उसके बाद किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर व खेतों से काम करना, सैन्य सेवाएं देना, सड़कों के निर्माण सहयोग आदि के लिए भी बाध्य थे। मान लो अगर सड़क बनानी तो कौन जाएगा, किसान जाएगा। इस तरह की हालत थी। चर्च के विशेष अधिकार क्या थे, चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, किसानों के पास से ही चर्च को कर जाता था। देखो कितना बर्डन था किसानों के ऊपर। तो वो भी कौन से किसान, जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, क्योंकि जिनके पास खुद की जमीन थी उनकी तो परिस्थिति बहुत, उनकी तो वो तो बहुत कम संख्या वाले लोग थे। टाइल नामक धार्मिक कर से, मैंने अब दो तरह के कर भी बता दिए आपको, टाइल और टाइल, दो कर बताए थे, तो पहला कर आ गया। टाइल नामक जो कर है वो क्या होता था, कर के रूप में वसूला जाता था। इसके अनुसार जनता को कृषि उपज का 10वां हिस्सा चर्च को देना पड़ता। जो भी कृषि हुई, मान लो 100 क्विंटल हुआ एग्जाम्पल, तो उसका 110 हिस्सा चर्च के पास चला जाता। धीरे धीरे इसको भी बढ़ाना शुरू कर दिया। राज्य द्वारा कर वसूली, तो तीसरे स्टेट के नाम पे तमाम लोगों को, सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में फाइल नामक एक प्रत्यक्ष कर आ गया, अन्य प्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर जैसे आप सामान वगैरह खरीदते हो, तो उसमें भी जो टैक्स अवेलेबिलिटी थी वो भी थी। और उसके बाद क्या था, जो यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। हम लोग तंबाकू पान बीड़ी खरीदते ही हैं, उस पर अप्रत्यक्ष कर होता था। मतलब जैसे भी जो भी आप ऐसा सामान खरीदते हो या कोई भी मटेरियल मार्केट से खरीदते हो, तो उस पर टैक्स इंक्लूसिव लिखा हो, इसका मतलब ये कि वो टैक्स फ्री नहीं है, उसके अंदर ऑलरेडी टैक्स इंक्लूड है। बट वो आप डायरेक्ट वे में नहीं दे रहे, आप इनडायरेक्ट वे में दे रहे हो सामान खरीद के, उसको अप्रत्यक्ष कर बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, प्रकार राज्य के वित्तीय इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करने लगी। नेक्स्ट, जीने के संघर्ष। अब लोगों को जीने के लिए भी क्या करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। जैसे कि क्या, फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, तो सन 1779 में बढ़कर 2.8 हो गई, जनसंख्या बढ़ गई, करोड़ में हो गई। परिणाम था अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी। अब देखो पहले खाने वाले थे 4, और अनाज उसी तरह से उगा रहे जैसे उगाते थे, तो वो खाने वाले हैं 10, और अनाज उसी तरीके से उगाया जा रहा है जैसे उगाया जाता था, तो क्या लोगों की भरपाई हो पाएगी। अगर पीछे जाओ 1947 की बात करो, उस टाइम पे जनसंख्या क्या थी, और खेती बाड़ी पुराने तरीके से करते थे। अगर आज के टाइम पे भी खेती बाड़ी पुराने तरीके से ही करेंगे तो क्या होगा, बचेगा क्या, तुम्हारी कंजम्पशन पूरी हो पाएंगी, तुम्हारी जरूरतें पूरी कर पाएंगे, ये यही कहना चाहिए कि आज के टाइम पे अगर उस तरीके से करेंगे तो जरूरतें पूरी हो ही नहीं पाएंगी, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, तो पुराना मेथड जो है वो एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। यही इनका कहने का पर्पस है। तो अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पावट रोटी की कीमत में, देखो अन्न कम हो गया, खाने वाले ज्यादा हो गए, क्या हो जाता है उस टाइम पे, रेट बढ़ा देते हैं, रेट बढ़ा देते हैं। वही चीज करी इन्होंने। मजदूरी महंगाई की दर नहीं बढ़ रही थी, फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती जा रही थी। अब देखो मजदूरी तो बढ़ नहीं रही, ये बंदा 10 रुपए में काम कर रहा है, कल भी 10 रुपए में काम कर रहा है, आने वाले वक्त भी 10 रुपए काम कर रहा है,
लेकिन चीजें तो महंगी हो रही हैं, पे कहाँ से करेगा? महंगी चीजों के लिए देगा कहाँ से? ये चीज तो हो नहीं रही। अब उसके बाद स्थितियां तब और बदतर होती जाएगी जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार खत्म। बारिश आ गई, ओले पड़ गए, सारी खेती खराब। सारी खेती क्या हो गई? खराब हो गई। आई होप आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में हिस्ट्री। और अगर अभी ये मैं किताब से पढ़ा रही होती ना तो बोरिंग हो जाता ये मामला, है ना। रोटी का संकट पैदा हो जाता था, ऐसी जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी कम थे। रोटी का संकट पैदा हो गया, लोगों के पास खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, हिस्ट्री का पार्ट 1। ठीक है, ये सिर्फ अभी पार्ट 1 था, इसके बाद अभी और भी कम से कम 3 से 4 में क्लासेस जाएंगी, इससे कम में क्लासेस नहीं जाती हिस्ट्री की। आराम से इसके नोट्स कॉपी कर लेना, काम आएंगे। और हमारे साथ इसी तरह के रेलिवेंट टॉपिक में बने रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू।